दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से हम नए टॉपिकों के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है बीएनएस, बीएसएस और बीएनएसएस। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक है। तो भारत सरकार ने 2 साल पहले हमारी सीआरपीसी, आईपीसी और बहुत ज़्यादा संशोधन किए थे उनमें, तो उन्हीं को रिप्लेस किया गया था। और ये किया क्यों गया था कि भाई त्वरित चीज़ों में वो हो, कार्रवाई हो लोगों पे। और जो सालों का एक ठीकरा फूटता है पुलिस के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर इंटीग्रेटेड एक बॉडी बनाकर उन्होंने इन सारी चीज़ों में क्या किए थे, परिवर्तन किए थे। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले बीएनएस के बारे में समझ लेते हैं। बीएनएस जो है ना 1860 में सबसे पहले इंडियन पीनल कोड बोलते थे इसको। ये अंग्रेजों के ज़माने से हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो ये कब स्थापना हुई इसकी, तो 1860 में हुई थी। और अब इसको क्या किया गया है, भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया, बीएनएस। आईपीसी क्या काम करता है? आईपीसी में जब तुम कोई भी काम बीएनएस में जब आप कोई भी चीज खोलते हैं तो उसमें पता लगता है आपको कि आपका ऑफेंस क्या है और उसमें पनिशमेंट क्या है। ये आप कोई भी चीज इसकी देखेंगे, किसी भी पन्ने पे आप इसके बीएनएस में आप पढ़ने जाएंगे तो केवल दो चीजों के बारे में लिखा है कि भाई ये चीज क्या है, ऑफेंस क्या है आपका। योर फ्रीडम इज अप टू योर ऑफ योर नोज। आपकी स्वतंत्रता आपके नाक से आगे नहीं है, आपकी नाक की हद में है। अगर आप नाक से आगे बढ़ते हैं तो आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन का हम आर्टिकल 19 के तहत हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। मैं बताऊंगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले बीएनएस के बारे में समझ लेते हैं। बीएनएस जो है वो आईपीसी का रिप्लेसमेंट है, जो नई बॉडी बनी उसको बीएनएस बोल दिया गया। और इसमें एक ही चीज लिखी हुई है कि आपका ऑफेंस क्या है और ऑफेंस की क्या है, पनिशमेंट क्या है। बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज आ गई बीएसएस, भारतीय साक्ष्य संहिता। अब आपका ऑफेंस हो गया, आपका पनिशमेंट भी पता है आपको, तो वो कब मिलेगा, जब आपके प्रति क्या होंगे, साक्ष्य होंगे। जब साक्ष्य आपके सामने, अब साक्ष्यों की बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की। इस किताब में केवल रिकॉर्ड है कि आप डिजिटली इस चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप फिजिकली कर सकते हैं। आप किस तरीके से, जैसे गवाह आते हैं तो वो भी एक साक्ष्य का ही रूप है। तो किस किस तरीके से कौन कौन से साक्ष्य हम ला सकते हैं अदालत के सामने, वो सारी की सारी व्याख्या कहां पर दी गई है, बीएसएस में। बात समझ में आ गई। दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज पे, बीएनएसएस के बारे में समझ लेते हैं। तो बीएनएसएस क्या है, तो ये सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट है ना। सीआरपीसी धारा 144 की अपन ने जिक्र सुना। धारा 144 कहां पे इंगित है, वो है सीआरपीसी में। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? सरकारें जब अपने स्तर पर काम करती हैं तो वो किराए में देखी जाती हैं, अनुच्छेद के रूप में देखी जाती हैं। लेकिन हम जब कोई चीज करने लगते हैं तो फिर वो कहाँ गणना होने लगती है, बीएनएस, बीएनएसएस में उसकी गणना होने लगती है। इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे हम इन लिस्टों में जाके दर्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो बीएनएसएस क्या है, तो सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट है। 1898 में इसकी स्थापना हुई। मैं बता रहा हूं, सीआरपीसी इसको बोलते थे। ठीक है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में को बता दिया गया। ठीक है। जांच और मुकदमे की प्रक्रिया, समयबद्ध तकनीक को सक्षम बनाना, इसमें क्या चीज होती है, इसमें उस प्रक्रिया के बारे में पूरी की पूरी चर्चा होगी। प्रोसीडिंग कैसे होगी कि भाई आप किसी को आप ले जा रहे हो। ठीक है। आप लोगों ने वो देखी, एक फिल्म आती थी सूरवंशम, सूरवंशम करके एक पिक्चर आती थी और उसमें अमिताभ बच्चन साहब होते थे। और वो एक लड़की को क्या हुआ कि लड़की एक शिकायत करती है, किसी दूसरे उनके जो गांव के कोई ठाकुर साहब थे उनके बारे में शिकायत करती है। तो वो क्या करता है, लड़की को लॉकअप में बंद कर लेता है। तो उसको उस सीन में यही दर्शाया गया है कि लड़की को अगर आप दर्शाते हैं तो कोई लेडीज पुलिस आपने वो की, रात में क्या आप ले जा सकते हैं। मतलब क्या क्या चीजें प्रोसीडिंग में हो सकती हैं। अगर कोई आपको पूछताछ के लिए ले जा रहा है तो वो किस पोजीशन में ले जा रहा है, हथकड़ी आपको कब लगेगी, हथकड़ी लगा के ले जा रहा है। और कई बार कई चीजें इस तरीके से होती हैं कि पुलिस ये कहती है कि मैं पूछताछ के लिए ले जा रहा हूं,
और इसके बाद उसके साथ बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है, उसकी पिटाई भी करी जाती है। ठीक है? तो इसके बारे में इस पूरी किताब में यही लिखा हुआ है कि साहब नाक का वो जो एंगल होगा वो किस तरफ होगा। खैर ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके बारे में पूरी प्रोसीडिंग लिखी, एक एक चीज लिखी हुई है। ठीक है? साक्ष्य जो है अदालतों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये जुडिशरी का पार्ट हो जाता है, बहुत अहम पार्ट हो जाता है कि भाई कोई भी चीज होगी तो जुडिशरी इसी चीज को लेके देखेगी कि क्या चीजें क्या किस तरीके से प्रोसीडिंग हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजों को सरकार ने क्या किया, अब इंटीग्रेटेड वे में लेकर और इसको फास्ट ट्रैक के रूप में एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई है। तो इसका क्या है, अपराधों की परिभाषा, दंड का प्रावधान मैंने बताया कि सबसे पहले ऑफेंस बताएंगे, फिर उसकी क्या आपका पनिशमेंट होगा वो बता रहे हैं, न्याय आधारित प्रभावी पारदर्शिता और पीड़ित को केंद्रित बनाना। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले किसी को भी ले जाके पीट देते थे, कुटाई कर देते थे। पुलिस का इतना खौफ था, इतना खौफ दरोगा का होता था कि इतना यूपीएससी में आप आईएएस बन के जाओगे इतना नहीं। कई बार कई कहानियां ऐसी सुनी कि लो आपने आईएएस बन के क्या पाया, इससे बढ़िया तो आप दरोगा बन जाते अगर इतने पढ़े लिखे थे। तो दरोगा का वो भौकाल है धरती पे। ठीक है? तो ये था इस पुलिस के बारे में, एक छवि भी खराब थी, उसको बदलने की कोशिश हुई। साक्ष्य संबंधी कानून व्यापक सुधार, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार को अधिक स्पष्टता और वैधता के हिसाब से देखा जा रहा है इसमें। ठीक है? जांच और मुकदमे की प्रक्रिया क्या है, समयबद्ध और तकनीक सक्षम बनाना, नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कर पाना। हमारी ये कोशिश है, सरकार कहती है कि हम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कर पाएं, इसलिए हमने क्या किया, इसको नामकरण कर दिया। बात समझ में आई? हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, इससे सारा का सारा सिस्टम खुल गया। बात समझ में आई? चलो अब चलते हैं, इसका क्या है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है बेटा? तो जीरो एफआईआर जब आप जाते हैं किसी भी जगह, तो अब क्या है, इंटीग्रेटेड पूरा पैनल है। तो कहीं भी मान लो कोई अगर घटना हो रही है, होता क्या था पहले कि मान लो कि एमपी यूपी के बॉर्डर पे कोई घटना हो रही है, तो ना तो एमपी की पुलिस में एफआईआर दर्ज कर रही है और ना यूपी की पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। अब मान लो घटना हो गई एमपी में और वो आदमी है यूपी का, तो क्या होता था कि घटना के समय एफआईआर लेने से वो कतराते थे थाने वाले, और उसमें क्या होता था, न्याय में देरी होती थी। सरकार ने अब एक नियम निकाला कि घटना पूरे देश में किसी भी जगह की हो, आप किसी भी जगह उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जीरो एफआईआर। और उससे क्या होगा, अब वो थानेदार की जिम्मेदारी है या उस थाने की जिम्मेवारी है कि वो उस संबंधित थाने में आपकी एफआईआर को पेश करेगा। जैसे स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक में क्या होता था कि साहब केवाईसी करानी है, वो क्या करते थे कि साहब होम ब्रांच होनी चाहिए। अगर होम ब्रांच नहीं है, नॉन होम का कोई अगर केस है, तो फिर वो क्या करते थे, उसको नॉन होम में ट्रांसफर के लिए कि भाई जाओ अपने अपने गांव चले जाओ, आप वहीं केवाईसी होगी, आपकी यहाँ पर केवाईसी नहीं होगी। तो आदमी परेशान होता था। मान लो कोई काम करने दिल्ली आया, अकेला केवाईसी करने के लिए वो भगता जाता था गांव के लिए, नहीं तो उसका खाता बंद हो जाएगा, कल से कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि घटना कहीं की भी हो, एफआईआर अगर आपको, मान लो घटना आपकी एमपी की है और एफआईआर अगर महाराष्ट्र में जाके कोई करेगा तो करनी पड़ेगी, ये उसका अधिकार है। और अगर इसको कोई लेने से अधिकार अगर वो करता है, बीएनएसएस के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा शिकायत लेने से इनकार करना कानूनन दंडनीय है। ध्यान रखना, ये ऑफेंसिव है। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हो, इसलिए जागरूक भी बनो, उसको ये बताओ कि मेरी जीरो एफआईआर करिए आप, और अगर नहीं करते हैं तो वो बता दीजिए कि नहीं हो पाएगी साहब। तो फिर एक ट्विटर आता है एक्स करके, पे जाइए, टैग करिए वहां के पुलिस स्टेशन को और वहां के डीजी को, तो बता दीजिए कि सर सेवा में श्रीमान जी फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना जो भी हैं, हमने यहाँ यहाँ ये घटनाएं हुई, हमने एफआईआर करने की। ठीक है? तो आप जब अवेयर होंगे तो सामने वाले को भी मौका नहीं मिलता है, फिर वो डरता है कि ऐसा ना हो कि हमारी हमारी हो जाए एफआईआर। ठीक है? तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे घटना किसी भी क्षेत्र में हुई। ठीक है? और अगर वो नहीं करेगा तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। किसी भी पूरे पीड़ित की किसी पुलिस स्टेशन में जाए, पुलिस स्टेशन से शिकायत दर्ज करेगा, शिकायत को संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा ही मामले की जांच तुरंत होगी।
इसमें कोई भी ज्यादा समय की हानि नहीं होगी। पहले था कि साहब वो वहां से फाइल लानी है, अब कुछ ज्यादा नहीं है, डिजिटल हो गया सारा। ये सेपरेट सिस्टम है भारत सरकार का, होम मिनिस्ट्री ने पूरा इसको वो किया है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है? ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराती है एनसीआरबी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए 2 साल का पूरा अपन आंकड़े देख लेते हैं। 74.66 लाख एफआईआर दर्ज हुई हैं। 63.572 जीरो एफआईआर दर्ज के तहत नई स्टेचुरी बैंकिंग मिली। ध्यान रखना, 74 यानी लगभग 75 लाख हमने क्या की, एफआईआर दर्ज हुई है पूरे देश में 2 साल में। और 63,63,500 जो है 72 केवल केवल क्या है, जीरो एफआईआर है। वो कहीं से भी हुई, कितनी अच्छी चीज हो गई। मतलब एक हमारे मोबाइल में कहीं पे भी हम कुछ भी कर लें, आप जहां भी हैं वहां पर सारी सुविधाएं आपको एक क्लिक पर उपलब्ध। ठीक है, पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। एफआईआर के लाभ क्या क्या हैं भैया? पीड़ित को क्या मिले? तुरंत न्याय की दिशा में पहला कदम है। थाना क्षेत्र की सीमाओं के कारण शिकायतें दर्ज होने में देरी समाप्त हो गई है। महिला, बच्चों, कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। पुलिस जवाबदेहिता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। बात समझ में आई है? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाती है। इसीलिए जब किसी डिपार्टमेंट में आपको उसको चेंज करना हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी डिपार्टमेंट में चेंज लाने की कोशिश करिए। डिपार्टमेंट को ना तो बदलने की कोशिश करिए और ना ही आप मतलब ना तो उसको बंद करने की कोशिश करिए, ना आप उसमें रेडिकलाइज हो गए कि साहब इनको सबको हटा दीजिए आज ही कर। नहीं, ट्रांसपेरेंसी ला दीजिए आप। अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। थाने में सीसीटीवी कैमरे हैं। अब मान लो किसी ने लॉकर के अंदर या किसी भी जगह पर, थाने में एक भी जगह ऐसी नहीं होती है अब जहां पर वॉशरूम को छोड़कर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे 24/7 उन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी एमपी में एक केस हुआ था तो उन्होंने मांग ली थी, वहां के सीधे आईजी को किया तलब। बोले आईजी साहब उस थाने की ना हमें 12:30 से 12:55 तक की केवल हमें सीसीटीवी चाहिए। बोले साहब कैमरे खराब थे उस समय। और इतनी बात सुनी, जज भड़क गए, हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने पूरे थाने को डी सबको तो जाइए आज से आपके सीसीटीवी कभी खराब नहीं हो। ठीक है, ताकत होती है आपकी अवेयरनेस। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलियम के लिए जो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के तहत जीरो एफआईआर से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सी बात सही है? यह केवल महिला अपराधों में लागू होता है। इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। इसे किसी भी यह केवल गंभीर संगीन अपराधों के लिए है, या यह केवल राज्य के बाहर की घटनाओं पर लागू होता है? बताइए आप। हमने क्या पढ़ाया अभी अभी? के लिए आपको अभी अभी थोड़ा सा उत्तर देना है। ठीक है, कि इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। बात समझ में आई? यही तो पढ़ाया। अब उसमें राज्य का क्या मतलब है? मान लो आप यूपी से हैं, बनारस में कोई घटना है और आपका क्षेत्र लगता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से क्या है, बनारस में वो उन्हें लेनी पड़ेगी। राज्य का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी राज्य में किसी भी जगह आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज ऑपरेट कर, ठीक है। जैसे सिम हो गई, वोडाफोन, एयरटेल, कहीं के भी किसी भी रोमिंग फ्री है सब। ठीक है, अब आते हैं मेंस के लिए। कुछ कुछ बढ़िया चीजें लिख लेते हैं कि नए आपराधिक कानूनों में बीएनएस, बीएसएस और बीएनएसएस के लागू होने से आपराधिक न्याय व्यवस्था में आई प्रमुख परिवर्तनों और उनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए 150 शब्दों में। और जीरो एफआईआर के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस सुधारों में कैसे सहायक सिद्ध हो रहा है? ये 250 का है। आपके मेंस में 10 क्वेश्चन 250 के आते हैं, 10 आते हैं आपके 150 शब्दों के। तो मैंने दोनों बनाए हैं, इन दोनों को लिख लेना आप। और लिख के कमेंट में आप चाहे या फिर हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आके क्लास प्लस में उसमें जाके आप इनरोल हो सकते हैं। कुछ क्लासेस मेरी पड़ी हैं, वो देख सकते हैं। करंट का तो सब लाइव ही जा रहा है आपके सामने। ठीक है, तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। दूसरी चीज और जबरदस्त है,
ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आज हम यही चीजें छांट के लाए हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें आई आज की, है ना। और जीएस पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। तो डिजिटल एकीकरण से न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शिता और प्रभावी बनाना इसका जो है मूल उद्देश्य है, ठीक है। पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन, है ना, का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। बात समझ में आई? क्या है आईसीजीएस? तो आईसीजीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जेल भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें पुलिसिंग भी है, इसमें फॉरेंसिक भी है, जांच, मतलब एक अपराध से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां जिन जिन को प्रोसीजर से होकर गुजरती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करी गई है इस प्रणाली के द्वारा। और इससे क्या होगा? इससे भी वही बात होगी कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और वो जो फाइल में लटकाने का एक जो तरीका था ना, कि कब तक हंसेगा मुस्कुराएगा, एक दिन बच्चा बड़ा हो जाएगा, और फाइलें अगर मेज पे ठहरे नहीं तो बाबुओं के हाथ क्या लग पाएगा, ठीक है। तो फाइलों को जानबूझकर टेबलों पर रखा जाता था ताकि करप्शन का एक बड़ा जरिया पैदा हो सके, ठीक है। जहां हमने बताया ना कि करप्शन का कोई अच्छे बड़ा जरिया पैदा हो रहा है, वहां आप ट्रांसपेरेंसी ला दीजिए। बहुत सारी चीजों से अभी हमें देखने को आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, अभी राम मंदिर में वही चोरी हुई, चोरी में क्या पाया गया? साहब वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पर जो प्रोसीजर प्रोसीजर था सारी चीजों का, गिनने का, काउंटिंग करने का, उसमें बड़ा लूप होल था। लूप होल ठीक कर दीजिएगा। अब मान लो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी स्क्रूटनी थोड़ी आप कर सकते हो। तो आपको अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो पाए, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों, पुलिस, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक लैब और प्रोसिक्यूशन को एक साथ जोड़ता है। उद्देश्य है डेटा का रियल टाइम शेयरिंग, वर्क फ्लो का स्वचालन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता और समयबद्ध न्याय। एक टाइमिंग के भीतर हमें न्याय की गुंजाइश। अच्छा, न्याय का सिद्धांत क्या है? कि भाई एक समय के भीतर मिल जाए ना। हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की छवि एक समय ऐसी थी कि वो कहते हैं कि साहब एक भैंस जो है जंगल में जा रही है, और भैंस इसलिए दौड़ रही है, बोले लोमड़ी पूछती बहन क्यों दौड़ रही हो? बोली पुलिस आई है। पुलिस आई है तो बोली पुलिस आई है तो पुलिस किस लिए आई है? तो बोले वो आई है हिरन पकड़ने के लिए। तो बोले आप हिरन थोड़ी हैं, आप तो भैंस हैं। तो बोली ये साबित करने में हिंदुस्तान की अदालतों में हमें पूरे 40 साल लग जाएंगे, हम भैंस। ये बात बिल्कुल सच है। कई लोगों को इतने लंबे ट्रायल मिलते हैं, इतने लंबे ट्रायल मिलते हैं, एक बार कोई चीज हो गई तो बार बार रिपीट कर करके सदियों बीत जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब पता चलता है कि वो तो दोस्त था। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेहिता जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्वचालन में सहायता मिलेगी, और समयबद्ध न्याय। समयबद्ध न्याय ही वो प्रक्रिया है जिससे आप किसी को न्याय दे पाते हैं। आपने 40 साल बाद भी अगर किसी को न्याय दे दिया तो 40 साल तक तो उसके साथ अन्याय हो रहा था ना, वो आप कैसे लौटाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ये आईसीजीएस की व्यवस्था लाई है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म क्या है और अनेक स्तंभ हैं इसके। एफआईआर, केस डायरी, जांच प्रगति, चार्जशीट आदि। इसके बाद न्यायालय में मुकदमा की स्थिति, तारीखों के आदेश, ई सामान, ई फाइलिंग, सारी चीजें आपको किस तरीके से दे रहे हैं? हम इस ई फाइलिंग के द्वारा दे रहे हैं, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म है ये। दूसरा स्तंभ के पास के बाद तीसरे, अब जेल में गई ये चीज, अंडर ट्रायल में कनेक्टिविटी, जानकारी, पेशी, रिहाई, पेरोल, क्या क्या हो रहा है उस आदमी के साथ, सारी चीजें एक क्लिक पे आपको अवेलेबल हैं। फॉरेंसिक, सैंपल ट्रैकिंग, टेस्ट रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट लेव। अब कोई पैसा नहीं खा पाएगा। कई बार क्या होता था कि मान लो हम इन्फ्लुएंस आदमी हैं, और हमारी क्या है कि उसको पता लग गया कि ये डॉक्टर ये वाली चीज को कर रहा है, और इसकी फॉरेंसिक लैब में ये चीजें गई हैं, वो क्या, वो पर्दे के पीछे सेटलमेंट, और सारी चीजें क्या करते थे, अगर कोई चीज वैसी है तो उसको बदल देते थे। अब क्या है, अब मान लो किसी की ब्लड रिपोर्ट है, अब ब्लड रिपोर्ट आप जहां भी कराएंगे सेम ही होगी,
मान लो मेरा बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव मैं कहीं किसी भी लैब से करा लूं तो बी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या है कि एक अकाउंटेबिलिटी इसलिए और जवाब ट्रांसपेरेंसी इसलिए है कि अब कोई अगर चाहे भी कि हम करप्शन कर लें तो वो दूसरी टेस्ट हो सकती है दूसरी लैब में, फिर क्या होगा, वहां पर पकड़ा जाएगा, कि नौकरी जा सकती है। अब क्या होगा कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो कोशिश करेगा कि यार बचें, क्योंकि अब कोई चीज हार्ड कॉपी में नहीं है। अब कहाँ पहुंच रही है वो सारे के सारे सैंपल टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमेशा ऑनलाइन जा रही हैं। और फिर क्या है, प्रोसिक्यूशन, केस विश्लेषण, चार्ज फ्रेमिंग में सहयोग और ट्रायल सपोर्ट। अब मान लो कि उसको समझ में आ गया है जज को, जज के सामने पूरी चीजें चल रही हैं, एक बढ़िया सी स्क्रीन लग जाएगी कुछ समय बाद जजों, है ना, वो एक क्लिक मारेंगे, अच्छा जेठालाल जी की क्या फाइलिंग है, और जैसे उनने इसको मारा कि लो जेठालाल, और जैसे ही डाला तो पूरा खुल के आ गया कि इनने क्या किया था। अब मान लो कि वो किसी ने मारने की कोशिश करी और उसकी सीसीटीवी है, सीसीटीवी है तो ट्रायल चल रहा है, अब जो वो बच गया, अब वो मर जाता तो दूसरी धारा लग जाती, वो बच गया तो दूसरी लग गई उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए जजों को भी सहायता हो जाएगी। अभी तक क्या दिक्कत आती है हमारी जुडिशरी में, हम कहते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग है, जुडिशरी पे अतिरिक्त दबाव है, एक्स्ट्रा लोड चल रहा है, इसलिए 4 महीने की वेकेशन पे कहाँ जाते हैं, गोवा के बीच के किनारे पे जाते हैं, जहाँ वो हमारे जो सीजीआई साहब हैं ये बताते थे, फॉर्मर सीजीआई साहब, वो बताते थे कि साहब अतिरिक्त बोझ है जजों के साथ। क्या होगा, महीने के साल के 4 महीने वो क्या करते हैं, ऑफ रहते हैं, 8 महीने काम करते हैं, 4 महीने वेकेशन पे छुट्टियां मनाते हैं। और 4 महीने इसलिए मनाते हैं क्योंकि 8 महीने वो इतना काम कर लेते हैं कि दिमाग फट जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी रीडिंग बहुत करनी पड़ती है। कोई भी अगर जज की कुर्सी पे बैठता है, चाहे जिला जज हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको रीडिंग की स्किल बहुत हो, मतलब है उनके पास, हैबिट होनी चाहिए, अदरवाइज बोर हो जाएंगे आप, है ना। अतिरिक्त दबाव तो रहता है मानसिक, तो सोचो आपका एक डिसीजन अगले की पूरी जिंदगी पे निर्भर है। सोचो राम मंदिर का डिसीजन आना था, जज कांप रहे थे, कई जजों ने तो उसको फाइल को साइड किया, यार हमसे मत कराओ ये, हम बलि के बकरा नहीं बनना चाहते। फिर एक जज साहब आए, बोले हम सब बन जाएंगे, बस पीछे से, बस पीछे एक बार हमें ना राज्यसभा भेज देना, हम सब कर लेंगे, 5 साल का और गवर्नमेंट बोली जाओ, इतने सारे लोग हैं, आप भी क्या याद करोगे, जाओ मजे लो, जा सिमरन जी ले जिंदगी। सिमरन ने जी जिंदगी, सिमरन कभी उपस्थिति नहीं हुई राज्यसभा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हमने बताया कि इंटीग्रेटेड पैनल है पूरी, पुलिसिंग हो गई, न्यायालय हो गया, जेल हो गया, फॉरेंसिक लैब हो गई, और प्रोसिक्यूशन के ट्रायल वगैरह केस चल रहे हैं, सबकी जानकारी एक क्लिक पे, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी। बात समझ में आई। आईसीजेएस की प्रमुख विशेषता क्या रही हैं, तो वो हम अभी कुछ तो हमने आपको बता ही दी हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी जो है, सभी एजेंसियों के बीच डेटा को सुरक्षित मानकीकृत आदान प्रदान करना है, रियल टाइम डेटा का एक्सेस मिल जाता है। अब सोचो कि वहां पर फॉरेंसिक लैब में शाम को कोई चीज डिसाइड हो गई, वो हाल के हाल कहाँ अपलोड है, केस में अपलोड हो जाएगी। अगर जज चाहे कि हम शाम को 5 बजे वो चीज देख लें तो देख लेगा वो। बात समझ में आई। तो इससे क्या होगा कि हमें रियल टाइम डाटा मिल रहा है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन में केस मॉनिटरिंग, अलर्ट, रिमाइंडर, समय सीमा प्रबंधन, सब कुछ है। अब सोचोगा किसी का मान लो ट्रायल है, कई बार क्या होता है, ट्रायल चल रहा है, कोई तारीख लग गई, अब तारीख मिली किसी को 20 तारीख, अब पता चला वकील ने पैसा नहीं पहुंचा तो वकील ने वो तारीख मिस कर दी, तो आपको सजा हो गई। अब क्या होगा, एसएमएस वगैरह सब कुछ उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपके फोन पे भी आपको सूचना मिलती रहती है कि आप फलाने आदमी का फलानी तारीख में फलाने बजे इतनी इतनी तारीख में इतने बजे आपकी ट्रायल है। बात समझ में आ गई। कागज रहित और लागत प्रभावी फाइल, ई फाइल, ई समन, ई वारंट, ये सारी चीजें आपको, इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, कभी जाइए, कभी वकीलों के मामले में पड़ जाइए आप, आपको रुला ना दिया तो कहना, एक एक केस में एक एक हजार पन्नों की फाइल बना देते हैं लोग। अब वो सारी की सारी चीजें, और एक एक सोचो छोटी छोटी कॉपी के बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं वहां के जो जो वहां पर प्रिंटर की दुकान खोल के बैठते हैं ना कचहरी में, कोर्ट में, के 5-5 मंजिला मकान बन गए हैं, वो ऐसे ही बन जाते हैं। 2 रुपए की कॉपी, 1 रुपए की कॉपी 20 रुपए चार्ज करते हैं, 10 रुपए चार्ज। बात समझ में आई।
मेघाराज क्लाउड पर ही क्यों इसको बना रहे हैं? क्योंकि मेघाराज एक क्लाउड बनाया भारत सरकार ने, सुरक्षित डेटा है, स्केलेबल है और विश्वसनीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है? उच्च उपलब्धता, बेहतर सुरक्षा, डेटा बैकअप, डिजास्टर की रिकवरी क्षमताएं और लागत कुशल और स्वदेशी डाटा संप्रभुता सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, इसमें डाटा की जो हमारी मतलब हम जो सेव करते हैं, डाटा सेविंग काय में हो रही है? हमारे स्वदेशी क्लाउड में हो रही है। वो खतरा भी नहीं है, क्या है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा गया है। डिजिटल गवर्नेंस और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। ठीक है, 7 से भी ज्यादा सालों में सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। ठीक है, अब मान लो 7 साल से जो सजा पा रहे हैं उनमें एक बार फॉरेंसिक जांच जरूरी है। गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य सुनकर उससे दर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है ये। फॉरेंसिक लैब की संख्या कितनी है? सकते हैं 129 2023 में थी, अब वो कितनी हो गई? 1 2025। ठीक है, क्लाउड पर होस्टिंग है, ये सारी चीजें ICS हमने बताया ना, इंटीग्रेटेड है सारी चीज, एक चक्कर में घूम रहा है सब कुछ। बात समझ में आ गई? ये हमने इसको समझा, बहुत अच्छे से समझा। अब डिजिटल गवर्नेंस में क्या है? प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण हो रहा है, डेटा का एकीकरण और विश्लेषण हो रहा है, साक्ष्य आधारित निर्णय हो रहे हैं। ध्यान रखना, साक्ष्य आधारित निर्णय ही होते हैं। आप कितनी भी बकैती करते रहें, अगर जज को ऑथेंटिसिटी नहीं समझ में आ रही है तो आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए फूल जो हैं वो कहाँ खिलते हैं? बारिश में खिलते हैं, बाढ़ में नहीं खिलते। जाने से डिसीजन नहीं बदला करते। यहाँ पर क्या है? साक्ष्य आधारित निर्णय होंगे। आप साक्ष्य रख दीजिए और अपना ले जाइए जो कुछ भी चाहिए, आप विनर हैं। समयबद्ध न्याय और विश्वास और शांति की व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा मोटो और एक लब्बो लुआब जो हमने आपको बताया, पूरा फ्रेमवर्क था इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि पीछे क्या काम कर रहा है, गवर्नमेंट कहाँ चीजों को कर रही है, क्या क्या पीछे हो रहा है पर्दे के, ये चीजें आपको मैं बताने की रोज कोशिश कर रहा हूं। और इसको अपने हिसाब से फ्रेम करना है, ये ऐसे नहीं आएगा कि व्यवस्था क्या है ना, ICGS क्या है, किस तरीके से क्या। अब इसके इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बन के आएंगे, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, GS2 में शासन और न्यायपालिका और संवैधानिक निकाय के ऊपर ऐसे कानून बनेंगे। कानून के शासन को सुदृढ़ करना है। ठीक है, न्याय तक समान पहुंच और समयबद्ध न्याय हो, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिकों का विश्वास इसमें बढ़े। GS3 में आंतरिक सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और कौन सी गवर्नेंस है? ये डिजिटल गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में तकनीक की भूमिका का इसके में जिक्र हो रहा है। डिजिटल गवर्नेंस, डेटा प्रबंधन और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इसमें जिक्र हो रहा है। वैज्ञानिक जांच, सुदृढ़ीकरण और क्षमता का निर्माण इसमें ये हो रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुलिस, न्याय, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन को एकीकृत करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म मेघाराज क्लाउड पर होस्टेड है। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। बताइए गुरु, क्या हमने बताया था आपको? हैं? क्यों गुरु जी, इसमें हमने क्या बताया था आपको? कि यह पुलिस, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक, और हमने अभी यही तो बताया आपको, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, डाटा, है ना, ये सारी चीजें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म मेघाराज क्लाउड पर होस्टेड है। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य नहीं है, जबकि हमने क्या बोला कि जांच अनिवार्य है। ध्यान रखना, उसने केवल नहीं डाल दिया है इसलिए ये नहीं है, केवल क्या है उत्तर ए। एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, मेंस के लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो संभावित प्रश्न हमने ये देखा है कि ICJS को डिजिटल गवर्नेंस और आपराधिक न्याय सुधार के संगम संगम के रूप में समझाइए। इसके प्रमुख घटक, लाभ और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ध्यान रखना, डिजिटल गवर्नेंस इसमें समझाना ICJS के माध्यम से, आपराधिक न्याय सुधार के संगम के रूप में बताइए। बिल्कुल है, आपराधिक न्याय सुधार क्या है कि इसमें हमने वो सारे एस्पेक्ट हम जोड़ देंगे जो हमने अभी समझे हैं।
ठीक है। और चुनौतियों के बारे में भी चर्चा कीजिए, लाभ और चुनौतियां, इसके लाभ क्या हैं और उसकी हानियां क्या हैं। ठीक है। डाटा कंप्रोमाइज होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी ने मान लो कि बाहर से आक्रमण कर दिया, साइबर अटैक, हमारा डाटा कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया उस सिस्टम में जो हमारे डाटे को क्या कर दे, कंप्रोमाइज कर दे, फिर दिक्कत होगी। वहां करप्शन बढ़ने के चांसेस हैं, सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, फॉरेंसिक अवसंरचना के विस्तार और 7+ साल सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करने का निर्णय न्याय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये 150 शब्दों में लिखना था, ये 250 शब्द लिखना है। ठीक है। फिर से वही हमने पैटर्न बना दिया है। ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है भाई। ये रिपोर्ट आपको कई जगह मेंशन कर सकते हैं आप, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जहां भी आपको दिखे वहां लपेट दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है, NBHS 6, है ना। NBHS 6 जो है, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और NBHS 5, NBHS 4, इस तरीके से पहले भी इसकी सीरीज आई है सर्वे की। इस सर्वे का मोटा मोटी क्या है, तो इसकी क्या है, भारत में और अधिक पोषण का दोहरा बोझ स्पष्ट रूप से मौजूद। भारत में दो चीजें हैं, भारत कुपोषण भी उतना ही है, और भारत में पोषण भी, मतलब अधिक पोषण भी ज्यादा है। मतलब भारत में मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए मोटू पतलू बने हुए हैं, है ना। और युवाओं में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। युवाओं में ये चीज देखने को मिल रही है, यहाँ मोटापा भी ज्यादा है और यहाँ कुपोषण की भी ठीक नहीं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक 10 से 19 वर्ष में पोषण की क्या स्थिति है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कम ऊंचाई, उम्र के अनुसार कम लंबाई, उम्र के हिसाब से कम लंबाई कितने परसेंट लोगों में है, ये है 23%। ठीक है। ये कितने परसेंट में, 23.4% में। वजन कम किस में है, उम्र के हिसाब से वजन कम होता है, क्योंकि हर एक चीज का मेजरमेंट है। अगर मान लो आप 20 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, तो आपकी एज कितनी, उस हिसाब से आपकी हाइट कितनी, आपके पोषण के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें इसमें मेजरमेंट होती हैं। में ये देखा गया कि 15.2% लोग ऐसे हैं जिनके उम्र के हिसाब से वजन कम है, मतलब इनका वजन कम है, तो ये क्या है, कुपोषण शिकार हैं। ठीक है। कुपोषण ज्यादा है, लंबाई कम है उम्र के हिसाब से, ये भी एक। पतलापन 11.7%, IBMI के अनुसार पतले लोग कितने हैं, 11.7% हैं। और एनीमिया, हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, कितने परसेंट लोगों में, एनीमिया की बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया के युवाओं में, ध्यान रखना। और हम कब की बात कर रहे हैं, ये 10 से 19 वर्ष के, तो बिल्कुल यंग एज में भी लड़के हैं, तो लौंडे लपाड़े हैं जिनको बोलते हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, तो इनमें एनीमिया 54%, 55% लोगों में है। सोचो, आधी से ज्यादा आबादी हमारी युवाओं की, तो ज्यादा यंग लोग हैं, उनमें एनीमिया की शिकायत कॉमन है। ठीक है। रिपोर्ट का मेंशन आपको बार बार करना है, जहां भी आपको लगे कि युवाओं का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महिलाओं की स्थिति पूछी जा रही है, तो ये रिपोर्ट से ही जाते हैं, हवाई बातें नहीं मारनी है। बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। अधिक वजन, मोटापा कितने परसेंट में है, तो 11.5% लोगों में मोटापे की दिक्कत है। तो केंद्रीय मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी, कमर का घेराव अधिक है, इनकी जो है ना, कमर बहुत मोटी हो गई है, उम्र की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनकी कमर हो गई है। वो कितने परसेंट लोग हैं, वो हैं 13.6% लोग। यानी हमारे पास ऐसी वैरायटी भी मौजूद है, हमारे पास स्लिम फिट वाले बहुत कम लोग हैं। मैं कोशिश करता हूं कि युवाओं में बिल्कुल के प्रति जागरूकता फैले। आप जिम जाओ, आप दौड़ लगाओ, आप योगा करो, आपको जो अच्छा लग रहा है करो, लेकिन ना मोटे रहना है ना पतला रहना है। पक के खाना है और हपक के वर्जिश करना, हपक के पढ़ाई करनी। ठीक है।
बात समझ में आई? तो हाई ब्लड शुगर 18 से 19 वर्ष की आयु समूह में सोचो आप, शुगर कितने परसेंट है? तो वो अभी नहीं पाया गया, इतने समय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तनाव कम होता है ना। ये तो खा के मोटे हो जा रहे हैं या बिना खाए पतले हो जा रहे हैं। इनके अंदर अभी वो दिक्कतें नहीं आई कि साहब ये शुगर किस चीज से बढ़ता है? तो बढ़ता ही है, कई बार तनाव से बहुत ज्यादा शुगर की दिक्कत। ठीक है, अब देखें भाई व्यस्क जनसंख्या की क्या हालत है अपने देश में। ये रिपोर्ट क्या कहती है, और ये डाटा बहुत बड़ा है, 38-39 हजार लोगों का इसमें सैंपल साइज है इंडिया अकेले से। ठीक है, तो इसमें क्या है, महिलाओं की स्थिति है कि अधिक वजन कितने परसेंट में है, और ये 18 से 70 साल की महिला। हाँ, यहाँ पे दिक्कतें हैं, यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ 30% महिलाएं हैं जिनमें मोटापा बढ़ जाता है, बिल्कुल शादी के बाद, बच्चे होने के बाद। फिर मोटापे की एक बेसिक कॉमन हैबिट हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ का कल्चर है वहाँ पर है। महिलाओं को ये लगता है कि अब हम सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमें क्या ही करना है जीवन। ठीक है, तो फिर वो क्या केवल हाउस वाइफ के हिसाब से, और फिर सोना और काम थोड़ा बहुत जो भी है उनका होता है, बहुएं भी आ जाती हैं, तो फिर वो मोटापे की स्थिति और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये रिपोर्ट बता रही है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं रियल बताऊं तो ये क्या है, 30.7% महिलाओं में मोटापे की दिक्कत है यहाँ पे, और 17.8% महिलाओं में हाई ब्लड शुगर की दिक्कतें भी हैं, ध्यान रखना। और पुरुषों की स्थिति क्या है, तो पुरुष थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, इनकी थोड़ी एरिया ज्यादा है, ये पड़ोस वाली बिल्डिंग में भी झांका ताका झांकी करने के लिए निकल जाते हैं, भाभी जी की क्या स्थिति है ना। तो उस लिए इनका शुगर मोटापा थोड़ा सा कम देखने को मिले। यहाँ पे आपको 30.7% का मोटापा देखने को मिल रहा महिलाओं में। वहीं पुरुषों की स्थिति क्या है, तो 27.3% पुरुष ही हैं जो मोटापे के शिकार हैं। और वो केवल इसलिए नहीं है, वो खाने की वजह से मोटापे में ज्यादा हैं, या उनको तनाव ज्यादा हो गया है ना। बच्चों का प्रेशर है, बीवी का प्रेशर है, और कई तरह के और प्रेशर लेके जो पुरुष घूमते हैं, फिर वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, संतुलन बिगड़ जाता है बॉडी का। 20.9% जो पुरुष हैं, अब देखो आप यहाँ मोटापा ज्यादा है लेकिन हाई ब्लड और शुगर की दिक्कतें कम हैं। यहाँ पर हाई ब्लड शुगर की दिक्कतें ज्यादा हैं, यहाँ पर तनाव ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये रिपोर्ट क्या संकेत कर रही है? ये रिपोर्ट यही संकेत कर रही है कि यहाँ पुरुषों में ज्यादा दिक्कतें हैं, और यहाँ की दिक्कतों से यहाँ की दिक्कतें बढ़ रही हैं, और यहाँ की दिक्कतों से उनमें कई तरह की गंभीर बीमारी भी जन्म हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके की लाइफस्टाइल में है, रोजगार को लेकर, अपने गोल को लेकर कई तरह की दिक्कतें होती हैं, और अब वो दोनों स्तरों पे हो रही हैं। बच्चियां भी बहुत ज्यादा तनाव लेती हैं कि भाई हम सक्सेस हो जाएं, हम ये करते हैं। मैं कहता हूँ सक्सेस होना एक अलग चीज है, स्वस्थ होना एक अलग चीज है। दोनों को एक दूसरे तुम जोड़ दोगे तो फिर खुद भी परेशान रहोगे, और हमें भी परेशान होना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो कुपोषण से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो बिल्कुल मानसिक विकास नहीं होगा, उसका कम होगा, है ना। शारीरिक विकास में भी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मोटापा और हाई ब्लड शुगर से एनसीडीएस, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च ताप, रक्तचाप, है ना, आदि की दिक्कतें बढ़ती हैं। पूर्वावस्था में आदतें बनती हैं जो भविष्य के स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं। इसका प्रभाव स्वस्थ व्यय, उत्पादकता और मानव पूंजी पर भी पड़ता है। सोचिए कि एक परिवार की पूरी इनकम ही 5 लाख रुपए है, और उसकी दवाइयों का खर्च 1 लाख रुपए, यानी 20% उसका हर साल केवल इसी वजह से कि इन चीजों को मेंटेन करने में जा रहा है। तो हमारी जो औसत आय हो जाती है परसेंट तो पहुंच पा रही है। इसकी दिक्कतें हमारी पूंजी पर भी आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हमारी उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जब दिक्कतें ज्यादा हों तो। ठीक है, हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम कर सकते थे। ठीक है, अब समाधान की दिशा क्या है? रोड मैप है 2030 और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समन्वय में, देख लीजिए। अब इन चीजों को दूर करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया, जिस रोड मैप क्या है 2030। उसमें क्या है,
कुपोषण के सभी रूपों, इसमें ठीक है, कुपोषण के सभी रूपों को संबोधित बनाने के संपोषित करने के लिए समग्र रणनीति तैयार करना है कि जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित हो, बहुक्षेत्रीय अभिरक्षण, स्वास्थ्य सहित एवं स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पेयजल एवं स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खेल आदि, इस सारे के सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। समुदाय आधारित जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, ध्यान रखना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर कहीं मोटापा हो रहा है तो उन्हें बताओ कि भाई आप अपनी हैबिट ठीक करो। सारी चीजें टिकी हुई हैं किस चीज पे? अवेयरनेस पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे। लक्ष्य 2030 तक कुपोषण में महत्वपूर्ण कमी लाना स्वस्थ भारत की दिशा में एक प्रगति का सूचक होगा। ठीक है, लक्ष्य क्या है हमारा? एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी हम चला रहे हैं, समाधान की दिशा में रोड मैप 2030 भी हम लिख रहे हैं, और उसमें क्या है कि विभिन्न आयु समूहों में एनीमिया की प्रचलनता में कमी लाना, 6x6x6 की रणनीति, 6 लक्ष्य समूहों को 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थापक तंत्र हम विकसित करेंगे। मुख्य हस्तक्षेप IFA, सप्लीमेंटेशन, डिमोटिंग, B12 फॉलिक एसिड और न्यूट्रिशन सपोर्ट परीक्षण, इन सभी को देना। ध्यान रखना B12 क्या करता है बॉडी में, अगर B12 की कमी दिन प्रतिदिन होती रहती है बॉडी में, सबसे ज्यादा जो कमी होती है क्षय होता है B12 का, तो वो हम क्या करते हैं कि बाहर से भी लेते हैं। जिम वालों को देखना आप, कोई लड़का जब जिम जाता है तो वो बहुत सी चीजें लेता है, बाहर से ले लेता है। एक तो ओमेगा 3 लेता है ना, B12 ले लेता है, जिंक वगैरह लेता है, और कई तो फिर वो जब ज्यादा स्ट्रीम पे पहुंच जाते हैं वो सल्फर चूना सब खा जाते हैं वो। ठीक है, तो उन तक नहीं जाना है, अपन को अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, पोषण शिक्षा और आहार विविधता को बढ़ावा देना। पहले स्कूलों में कुछ लाल कलर की गोलियां बंटती थी, ध्यान रखना, जब अपन उसमें होते थे ना, प्राइमरी जूनियर स्कूल में होते थे, तो हमारी 5वीं और 10वीं कक्षा की जो पढ़ाई हुई, 8वीं कक्षा की, तो हमें गोलियां वितरित की जाती थी स्कूल में, कैंप लगा लगा के। अब ये आपकी इसकी गोली है, ये इसकी गोली है, ये जिंक की गोली है, आपको इससे वो नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी के ब्लड में वो है, मतलब कम आ रहा है, तो उसके लिए बढ़ाने के लिए गोलियां दी जाती थी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए गोलियां खिलाई जाती थी। उन सारी चीजों को, सारी चीजों से तोड़ दिया गया। संभावित जो है दृष्टिकोण क्या है कि पोषण संवेदी और पोषण विशिष्ट हस्तक्षेपों की एक जो है वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, और भारत में विविधता, स्थानीय पौष्टिक साक्ष्य और अल्ट्रा प्रोग्रेस फूड, नियमित स्क्रीनिंग, BMI, एनीमिया, ब्लड शुगर आदि की है ना जांच होती रहे। डेटा आधारित योजना, मॉनिटरिंग और जवाबदेही तंत्र विकसित हो, और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, नियमित स्वास्थ्य की जांच, ये स्वस्थ किशोर स्वस्थ भारत का आधार रखते हैं। इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि NFHS 2019-21 के अनुसार 18 से 69 वर्ष की आयु वर्ग में हाई ब्लड शुगर प्रचलन निम्न में से किस लिंग में अधिक है? अभी हमने बताया था शुगर किस लिंग में आधारित है, पुरुष में, महिला में, दोनों में समान। तो हमने अभी क्या बताया आपको, पुरुषों में ज्यादा है, महिलाओं में कम है। ये तनाव ज्यादा नहीं लेती हैं, ठीक है, ये तनाव देती हैं घर में। ठीक है, किशोरों में कुपोषण के दोहरे बोझ की समस्या पर चर्चा कीजिए, ये आपको लिखना है 150 वर्ड में, तथा इसके समाधान हेतु सुमन रोड मैप 2030 और एनीमिया मुक्त भारत अभियान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत में किशोर अवस्था के संदर्भ में कुपोषण, एनीमिया और मोटापे की चुनौती तथा इससे निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। ठीक है, बाकी की और देख लेते हैं। हाँ भाई, गाजा संकट हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मोटी मोटी चीजें हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अभी क्या हुआ, खमेनी साहब की जब मौत हुई फरवरी में, उसके बाद उनका फ्यूनरल नहीं हुआ था, अंतिम संस्कार मतलब वैसे हो गया था, पर राष्ट्रीय स्तर पे उनका वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी तक वो युद्ध में ही उलझे हुए थे। तो अभी उनका फ्यूनरल है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन भेजा गया था। अब उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? एक तो ये है कि हम ईरान का विरोध भी नहीं कर सकते और अमेरिका का विरोध भी नहीं कर सकते। तो दोनों को संतुलन हम कैसे बिठाएं, इस चीज पे हमने आज चर्चा करी है कि वेस्ट एशिया संकट क्या है, भारत का संतुलन और इजराइल ईरान के बीच संतुलित कूटनीति क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद इजराइल का सैन्य अभियान जारी हुआ। पूरे बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कहां पर हुआ। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया गया था हमास के द्वारा, किस पे? इजराइल पे। उसके बाद एक सैन्य अभियान चालू हो गया, किसने? इजराइल ने। इजराइल का माइंडसेट ये है कि तुम अगर हमें एक मारोगे, तो अगर तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे, है ना? मोदी जी ने भी वही भाषण दिया था, वो चैंप देते हैं कहीं। अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हमास कहाँ की संस्था है, आपको ध्यान रखना होगा, वहां की भौगोलिक स्थिति ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये कर दिया था इजराइल ने। फिर मतलब ये समझिए कारपेट बॉम्बिंग करी गई थी इजराइल के द्वारा। एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें गोला ना मारा हो इजराइल। ठीक है, यहाँ पे 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए। मानवीय संकट गहरा है, वैश्विक स्तर पर आलोचना बढ़ी, युद्ध विराम मांग तेज हुई। ठीक है, उसके बाद अब फिर क्या हुआ? फिर इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कूदता है इजराइल। इसकी और एंट्री क्यों होती है कि इजराइल ये कहता है कि ईरान जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। और अगर न्यूक्लियर बम इजराइल बना लेता है, तो इसका सबसे बड़ा ये है कि हमारे अस्तित्व, न्यूक्लियर बम उनके पास भी है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया। उसके लिए इन्होंने क्या किया? प्रेम्प्टिव स्ट्राइक कर दी, पहले से ही स्ट्राइक कर दी। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। आप ये सारी चीजें, ये क्यों? क्योंकि वहां पर एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हिजबुल्ला। इस तरफ हमास है, तो दूसरी तरफ क्या है? हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला एक ग्रुप है जो इजराइल की नाक में दम कर रखा है। और वो कौन सा ग्रुप है? वो ईरान समर्थित ग्रुप होते हैं। ठीक है, हिजबुल्ला। हमने हिजबुल्ला को, इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर का खुला टकराव हुआ, है ना? इजराइल के ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार हमले किए गए। 28 फरवरी 2026 को एक बड़ी स्ट्राइक की गई, जिसमें खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई नई सुप्रीम लीडर बने। वहां के जो सुप्रीम लीडर, और यहाँ के सुप्रीम लीडर केवल एक पद नहीं है, ध्यान रखना, वो एक बहुत बड़े धार्मिक स्कॉलर भी हैं। और इनका पद जो है, धार्मिक स्कॉलर की ज्यादा भूमिका बड़ी हो जाती है इनके देश में। वो यहाँ पर बड़ी चीज थी, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर, मतलब ये ब्लेंडर कहें या उनका खुद की योजना थी। इजराइल को और अमेरिका को यह ब्रीफ किया गया था कि अगर हम खामेनेई को मार देते हैं, तो ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा। वहां पर आंतरिक विद्रोह खड़े हो जाएंगे, और आंतरिक विद्रोह खड़े होने से इजराइल जो है वो अपने हिसाब का कोई पपेट गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करके, कोई पपेट व्यक्ति को अपने हिसाब से वहां बिठा देगा, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। उसी माइंडसेट से उतरे थे वो ईरान में। पर ईरान अलग जगह से, ईरान अलग तरह से तैयारी कर रहा था। यहाँ ईरान के वजूद का भी सवाल था, और ईरान अभी से तैयारी नहीं कर रहा था, ईरान दशकों से तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन हमारा आमना सामना होगा, किसके साथ? अमेरिका के साथ। इसराइल का तो उससे ज्यादा दिक्कत है नहीं। उस दिन हमें ये साबित करना पड़ेगा, नहीं, हमारे क्षेत्र में आकर हमें आप इस तरीके से नहीं, आपको हमारी शर्तों पर झुकना होगा। और यही हुआ इस पूरे युद्ध में। आप लोग देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कभी कहते हैं कि आज आज हमने बात कर ली है, सुबह सुबह बहुत अच्छी रही, और आज के बाद वो अपना पूरा का पूरा एनरिच जो यूरेनियम है वो दे देगा। फिर वो कहते हैं कि साहब उनके पास मिसाइलें ही नहीं बची। फिर जब हमले होते हैं तो कहते हैं कि वो हमने पूरा का पूरा देश ही खत्म कर दिया। फिर कभी कहते हैं कि आप मान जाओ वरना हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। तो वो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी इस पूरे युद्ध में बची नहीं। और अमेरिका के जो छवि है उस पर भारी डेंट लगा। ठीक है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा तेल आयात में 60% वेस्ट एशिया से आती है, ध्यान रखना। 80 लाख भारतीय वर्कफोर्स की सुरक्षा वेस्ट एशिया में है। भारत के लिए संतुलन क्यों जरूरी है?
है ना। आयतुल्ला अली खमेनी की ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इनकी 28 फरवरी 2026 को, और ये किसने करी थी? इजराइल के सटीक स्ट्राइक में हुई थी, है ना। मुस्तफा खमेनी नए सुप्रीम लीडर बने, ठीक है, और इससे सत्ता का बहुत सारा बदलाव हुआ, और अमेरिका सोच रहा था कि इनके बनने के बाद वो टूट जाएंगे, पर वो और स्ट्रांग होके निकले। हम यही कहते हैं कि भारत को जब आप ये सोचने लगें कि अब बहुत ज्यादा कमजोर है, तब इंडिया की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम साबित करें कि हम और तरीके से आपके सामने। बात समझ में आ गई? तो ये है भारत की संतुलित नीति और सिद्धांत का क्या व्यवहार व्यवहार पक्ष क्या है। संवाद और कूटनीति के हिसाब से चीजें आगे बढ़ें, दोनों पक्ष जो है बातचीत करके आगे बढ़ें, कोई किसी पे स्ट्राइक ना करे हमारे वो फेवर। हमें हमारे हित देखने हैं, हमें ना तो अमेरिका की शक्ल देखनी है, ना हमें ईरान की शक्ल देखनी है। हमारे हित किन चीजों में है, हमें उसके बारे में सोचना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि दोनों के बीच में तनाव कम हो, दोनों लोग बातचीत से चीजों को आगे बढ़ाएं। इजराइल के साथ मजबूत साझेदारी, रक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि, जल प्रबंधन और इनोवेशन में हम सहयोग करें। इनके साथ हमारे रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। और ईरान के साथ जो है हमारे पारंपरिक मित्रता, चारवाहा पोर्ट हम बना रहे हैं, कनेक्टिविटी वहां से हम इंप्रूव करें। ऊर्जा सहयोग में हम व्यापार संबंधी वार्ता उनके साथ जारी रखें। इस बात पे हम कर सकते हैं, ये हमारी संतुलन नीति। अगर हम सोचें कि हम इजराइल के पक्ष में जाके बैठ जाएं, पूरा का पूरा गल्फ हमसे नाराज हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और गल्फ क्यों नाराज हो सकता है और उसकी क्या दिक्कतें हैं? 80 लाख से ज्यादा लोग वर्कफोर्स जो है इंडियन काम करता है कहाँ? वेस्ट एशिया में। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का 60% वहीं से निर्भरता है हमारी। तो हम किसी एक आदमी के पक्ष में नहीं झुक सकते हैं, ठीक है। इजराइल से मजबूत रक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की साझेदारी हो। ईरान के साथ चारवाहा पोर्ट पे हम जो बना रहे हैं उसके ऊपर और ज्यादा इम्प्रूवमेंटेशन हो, है ना। मानवीय दृष्टिकोण है कि फिलिस्तीन में नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त की जाए, और दो राष्ट्रों की जो इजराइल कहता है यहाँ कोई भी फिलिस्तीनी बसता है, क्या का ये ऑफिशियल स्टांस है कि नहीं, हम फिलिस्तीन को भी मानते हैं, इजराइल को भी मानते हैं, ठीक है। तो दो राष्ट्र समाधान का समर्थक है भारत, और वो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी उससे वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है वो संतुलित रहती है, ठीक है। नागरिकों की सुरक्षा, ऑपरेशन अजय जो हमने अभी अभी चलाया, किसमें? जब ईरान और इजराइल का लड़ाई हुई, तो उसमें हमने इजराइल को कौन सा वो चलाया था ऑपरेशन, जब हम वहां से एविक्यूएट कर रहे थे लोगों को, तो भारतीय लोगों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया, और ऑपरेशन सिंधु चलाया था ईरान से लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। तो दोनों जगह से हमने ऐसे ऑपरेशन किए जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। भारत का लक्ष्य क्या था? कि शांति, स्थिरता, मानवीय सहायता और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये हमारा हित, ये हमारा लक्ष्य था। और उसमें हम कितने खरे उतरे हैं ये तो समय बताएगा, है ना। क्षेत्र में अस्थिरता, प्रॉक्सी वॉर्स और व्यापक युद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें थोड़ा सा देखना है। मुद्दे पर ऐतिहासिक समर्थन, वैश्विक दक्षिण की अपेक्षाएं हैं। ऐतिहासिक समर्थन, वैश्विक दक्षिण की अपेक्षाएं हैं। स्थिरता से जुड़े वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक हित, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? दुनिया के 20 से 25%, अब देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों अहम है, तो ये किसके कब्जे में रहता है? ईरान कहता है कि अब हम इस पर टैक्स वसूलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि नहीं अब हम वसूलेंगे। उन्हें तो हर जगह क्या दिखता है? हर जगह व्यापार दिखता है। राष्ट्रों के हित कहाँ हैं? राष्ट्रों के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जब आप किसी भी एक राष्ट्र पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठालते हैं, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है वहां पर केवल उसके हित नहीं जुड़े हैं, क्योंकि दुनिया अब इंटीग्रेटेड हो चुकी है, आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर अमेरिका के हित, अगर अमेरिका के हित नहीं रहते, अब अमेरिका के हित पूरी दुनिया के हित हैं, अमेरिका का अहित पूरी दुनिया का अहित है। जो चीजें जहां जिस तरीके से हों, वहां पर अच्छे लोगों को अच्छी जगह बैठने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात समझ में आई? दुनिया के 20 से 25% तेल, एलएनजी की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। हॉर्मुज बंद होने पर वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है, ठीक है। भारत के लिए ऊर्जा लागत, मुद्रास्फीति और चालू खाते पर बड़ा असर पड़ता है। हमने कल एक न्यूज वो की थी, कवर की थी आपके सामने, कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो देश में सीधी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है।
इसलिए हार्मुज की सुरक्षा भारत के आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आगे की राह क्या हो सकती है कि युद्ध विराम और वार्ता के लिए सक्रिय कूटनीति जारी रखना, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सुरक्षा में सहयोग। ऊर्जा का विविधीकरण का मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ें, हम तेल के अलावा और सारे विकल्प तलाशें, इथेनॉल वगैरह जो हम अभी कर रहे हैं और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि हमारी जो कच्चे तेल पर निर्भरता है वो कम हो सके, और कई रास्तों को हम एक्सप्लोर करें ताकि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ज्यादा निर्भरता न रह सके। इजराइल के साथ संबंधों को गहराते हुए फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करें। क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं जैसे IMEC, INSTC चारवाह को आगे बढ़ाना ये भारत के हित में रहेगा। मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के योगदान को लेकर सॉफ्ट पावर बढ़ाना ये भी भारत के हित में रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी आज, और आपको ये देखना पड़ेगा। अब इसके देखो PYQ देख लेते हैं एक बार, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे मेंस में और प्री में वो किस तरीके से होंगे वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर विश्व में कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% गुजरता है। भारत का ईरान के साथ चारवाह पोर्ट सहयोग अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बढ़ाने के लिए है। भारत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे चुका है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है, क्या है। तो उपरोक्त में से कथन सही है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। आपको बताना है इनमें से सही क्या है। तो इसमें क्या है कि भारत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे नहीं चुका है, वो स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। इसमें से क्या होगा, 1 और 2 ही होगा केवल। बात ठीक है? ठीक है, ये था हमारा आज का सेगमेंट। आज हमारा सेगमेंट पूरा हुआ। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।